गांव का माहौल सुहावना था। चारों तरफ हरियाली और पक्षियों की मधुर चहचहाट ने माहौल को और भी सुंदर बना दिया था। गांव के एक पुराने लेकिन सुसज्जित घर में आज कुछ खास रौनक थी। रमा देवी के बेटे रवि की शादी हुई थी और आज बहू पहली बार घर आ रही थी। रमा देवी एक पारंपरिक विचारों वाली महिला थी। घर के संस्कार और रीति रिवाजों पर उनका पूरा अधिकार था। उन्होंने सुबह से ही घर को अच्छे से सजवा दिया था और बहू के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। सुन रही कमला, थाली में चावल और हल्दी रखना मत भूलना। बहू के पांव से सबसे पहले घर में लक्ष्मी आनी चाहिए। रमा देवी ने अपनी नौकरानी से कहा। जी मालकिन, सब तैयार है। कुछ ही देर में दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकी। रवि अपनी नई नवेली दुल्हन सिया के साथ दरवाजे पर खड़ा था। सिया शर्म से घूंघट में चेहरा छुपाए खड़ी थी। रमा देवी ने नजर उतारी और आरती का थाल लेकर बहू का स्वागत किया। आओ बहू, अब इस घर में तुम्हारा राज चलेगा, रमा देवी ने कहा और हल्की मुस्कान दी। सिया ने धीरे से पांव छुए और घर में प्रवेश किया। अंदर आते ही उसने महसूस किया कि घर की दीवारों में वर्षों पुरानी परंपराओं और संस्कारों की खुशबू बसी हुई थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह परंपराएं ही आगे चलकर उसके और सास के बीच दूरियों का कारण बनेंगी। सिया के कदम जैसे ही घर के भीतर पड़े, रमा देवी ने उसे हल्के से टोका। बहू, पांव आहिस्ता रखना, पहली बार घर में आ रही हो, शुभ होना चाहिए। सिया ने सिर झुका लिया और चुपचाप रवि के साथ अंदर आ गई। घर के भीतर चारों ओर सासू माँ के बनाए गए नियम कायदे साफ दिखाई दे रहे थे। रात को जब सिया और रवि अपने कमरे में पहुंचे तो सिया ने धीरे से पूछा, माँ जी से कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है, मैं उनके मिजाज को नहीं समझ पा रही। रवि हंसते हुए बोला, अरे माँ बस थोड़ी सख्त है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। तुम बस प्यार से पेश आना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सिया के मन में कहीं न कहीं सासू माँ के प्रति एक हल्का सा डर बैठ गया था। सुबह का सूरज निकला और सिया जल्दी उठकर रसोई में पहुंच गई। वह चाहती थी कि सासू माँ को खुश करे और घर के कामों में हाथ बटाए। माँ जी, मैं नाश्ता बना लूं? सिया ने झिझकते हुए पूछा। रमा देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे नहीं बहू, तुम अभी नहीं हो, हमें तुम्हारे खाने की आदत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। सिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप एक कोने में खड़ी रही और देखती रही कि कैसे सासू माँ खुद सारा काम कर रही है और उसे करने नहीं दे रही है। थोड़ी देर बाद रवि रसोई में आया। अरे सिया, तुमने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? सिया ने हल्की आवाज में कहा। माँ जी ने मना कर दिया, कह रही है कि मैं नई हूँ, मुझे बनाने नहीं देंगी। रवि ने रमा देवी से कहा। माँ, अब तो यह घर की बहू है, इसे भी करने दीजिए। रमा देवी ने कड़वी हंसी के साथ कहा। अरे बेटा, अभी नई है, इसे घर के रिवाजों का पता नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। सिया के मन में अब हल्का सा बोझ महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि सासू माँ उसे स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शादी के 2 महीने बीत चुके थे। सिया हर दिन यह कोशिश करती कि सासू माँ के दिल में अपनी जगह बना सके, लेकिन रमा देवी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी हर चीज पर अपनी पकड़ बनाए रखती थी और सिया के हर काम पर निगाह रखती थी। एक दिन सुबह सुबह रमा देवी ने कहा, सिया, आज मंदिर जाना है, चलो तैयार हो जाओ। सिया ने खुश होकर कहा, जी माँ जी। जब वह तैयार होकर आई तो रमा देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बहू, यह साड़ी क्यों पहनी? हमारी बहुओं को हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे चमकीले नहीं। सिया ने बिना कुछ कहे साड़ी बदल ली, लेकिन उसके मन में सासू माँ के इस टोकने से एक हल्की सी खटास पैदा हो गई। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी पसंद नापसंद का कोई महत्व नहीं है। मंदिर से लौटते समय रवा देवी ने गांव की अन्य औरतों से परिचय करवाते हुए कहा, यह हमारी बहू है, अभी सीख रही है घर के रिवाज, धीरे धीरे हमारी तरह बन जाएगी। सिया के मन को यह बात चुभ गई। उसे लगा जैसे उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रही।
अब उसे सिर्फ बहू के दायरे में कैद कर दिया गया है। रात को सिया ने रवि से कहा, तुम्हारी माँ को मुझसे इतनी परेशानी क्यों है? मैं तो अपनी तरफ से सब अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। रवि ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे सिया, तुम गलत सोच रही हो। माँ बस थोड़ी सख्त है, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। सिया ने बिना कुछ कहे करवट बदल ली, लेकिन उसके मन में कहीं गहरे यह एहसास बैठ गया कि यह रिश्ता उतना आसान नहीं है। अब शादी को 3 महीने हो चुके थे। सिया हर दिन यह कोशिश करती कि सासू माँ के दिल में अपनी जगह बना सके, लेकिन रमा देवी का रवैया जस का तस था। उन्हें हर बात पर सिया को टोकने की आदत सी हो गई थी। सुबह का समय था। सिया जल्दी उठकर रसोई में पहुंची और सोचा कि आज खुद से नाश्ता बना दे। उसने आलू के पराठे बनाए और चाय तैयार की। जैसे ही रमा देवी रसोई में आई, उन्होंने तेज आवाज में कहा, बहू, तुमने मुझसे पूछे बिना नाश्ता बना लिया? हमारे घर में यह रिवाज नहीं है, पहले सास से पूछना चाहिए। सिया के हाथ कांप गए। उसने धीमे से कहा, माँ जी, मैंने सोचा था आपको अच्छा लगेगा। अरे अच्छा क्या लगेगा? जब तुम हमारी परंपराओं को समझोगी तभी अच्छा लगेगा। अब छोड़ो, मैं फिर से नाश्ता बनाती हूँ। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। उसने महसूस किया कि उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। रात को जब रवि घर लौटा तो सिया ने उससे कहा, रवि, मैं कोशिश कर रही हूँ कि माँ जी खुश रहे, लेकिन वह मुझसे हर बात पर नाराज हो जाती है। मेरी गलती क्या है? रवि ने हंसते हुए कहा, अरे सिया, माँ बस थोड़ी सख्त है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि सास बहू के बीच की खटास और बढ़ती जा रही थी। दिन ब दिन सास बहू के बीच खामोशी बढ़ती जा रही थी। सिया हर सुबह जल्दी उठती, रसोई का काम करती, रमा देवी के पैर छूती, लेकिन बदले में उसे बस ताने और ठंडी मुस्कान मिलती। एक दिन दोपहर के समय रमा देवी की सहेली सुलेखा देवी आई। दोनों आंगन में बैठकर बातें करने लगी। और बहू कैसी है? सुलेखा ने पूछा। रमा देवी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अरे बहन, आजकल की लड़कियां क्या जाने घर के संस्कार, बस सज धज कर घूमना और अपने मन का करना जानती है। सिया, जो अंदर से यह सब सुन रही थी, कि मन पर यह बात हथौड़े की तरह लगी। उसे महसूस हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, सासू माँ उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। शाम को जब रवि घर लौटा तो सिया ने फिर कोशिश की। रवि, माँ जी मुझसे कभी खुश नहीं होती, मैं कुछ भी करूँ उन्हें पसंद नहीं आता। रवि ने हमेशा की तरह हंसते हुए कहा, अरे सिया, तुम बेवजह सोच रही हो। माँ की आदत ही ऐसी है, लेकिन वह तुमसे प्यार करती है। सिया ने महसूस किया कि रवि कभी उसकी तकलीफ को पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। सुबह के 7 बजे थे। सिया ने अपनी आदत के अनुसार उठकर रसोई का काम संभालना चाहा, लेकिन रमा देवी पहले से ही वहां खड़ी थी। उन्होंने सिया को देखते ही कहा, बहू, तुम क्यों परेशान होती हो? मुझे आदत है काम करने की, तुम आराम करो। सिया के लिए यह शब्द सुनने में सरल थे, लेकिन उनके पीछे छुपी चुभन वह भली भांति समझ रही थी। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ काम करूँ, ताकि घर के रिवाज और तौर तरीके सीख सकूँ। सिया ने विनम्रता से कहा। रमा देवी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, सीखने के लिए दिल साफ होना चाहिए बहू, बस काम करने से कुछ नहीं होता। यह सुनते ही सिया का दिल बैठ गया। उसे लगने लगा कि शायद अब यह घर कभी उसे पूरी तरह अपना नहीं पाएगा। गांव में एक शादी का न्योता आया। रमा देवी और सिया दोनों को बुलाया गया। रमा देवी ने अपनी अलमारी से हल्की साड़ी निकाली और सिया से कहा, बहू, तुम लाल रंग मत पहनना, हमारे घर की बहुएं हल्के रंग पहनती हैं। सिया ने जब पूछा क्यों, तो रमा देवी ने रूखा जवाब दिया, बस यही रिवाज है। सिया ने चुपचाप हल्की गुलाबी साड़ी पहन ली, लेकिन उसके दिल में यह ख्याल घर करने लगा कि आखिर उसे अपनी मर्जी से जीने का अधिकार क्यों नहीं है। शादी में जब दोनों पहुंची
तो गांव की औरतों ने सिया से हंसते हुए पूछा, अरे बहू जी, कैसे लग रहे हैं ससुराल के दिन? सिया मुस्कुराकर जवाब देने ही वाली थी कि रमा देवी ने बीच में ही कह दिया, अभी तो नई नई आई है, सीख रही है घर के तौर तरीके। अब तो हमारी हिसाब से ढलना ही पड़ेगा। यह सुनते ही सिया के मन में गहरी ठेस पहुंची। उसे लगा कि वह इस घर में बस एक बाहरी इंसान है जिसे हर हाल में बदलना होगा। रात को घर लौटते समय सिया चुपचाप थी। रवि ने पूछा, क्या हुआ सिया, तुम इतनी शांत क्यों हो? सिया ने हल्के स्वर में कहा, रवि, क्या मैं कभी माँ जी के दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी? रवि ने फिर वही साधारण जवाब दिया, अरे सिया, माँ के मिजाज ऐसे ही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सिया के मन में अब यह विश्वास डगमगाने लगा था कि कुछ भी कभी ठीक हो पाएगा। शादी के 6 महीने बीत चुके थे। सिया अब हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठती कि शायद आज सासू माँ का व्यवहार बदल जाए, लेकिन हर दिन उसे निराशा ही हाथ लगती। रमा देवी का हर व्यवहार सिया को यह एहसास दिलाता था कि वह इस घर में केवल एक बहू है, बेटी नहीं। एक दिन सुबह सुबह रमा देवी ने कहा, बहू, आज हमारे कुलदेवी का व्रत है, तुम्हें उपवास रखना होगा। सिया ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ जी। लेकिन जब दोपहर को भूख के मारे सिया का सिर दर्द करने लगा और उसने हल्के स्वर में कहा, माँ जी, क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकती हूँ? रमा देवी ने तीखी नजरों से देखा, हमारे घर की बहुएं उपवास तोड़ती नहीं है, अगर तुम नहीं निभा सकती तो मत रखना, लेकिन हमारी परंपराओं को अधूरा मत करना। सिया के गले से आंसू उतरने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने दिन भर भूख प्यास सहन की, लेकिन सासू माँ को नाराज नहीं किया। रवि जब घर लौटा तो सिया ने धीरे से कहा, रवि, मैं व्रत के कारण बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यह तो अच्छा है ना, तुमने माँ के कहे अनुसार व्रत रखा, अब माँ को अच्छा लगेगा। सिया ने अपने भीतर उमड़ रहे दुख को भीतर ही भीतर दबा लिया। उसे महसूस होने लगा कि रवि कभी उसकी तकलीफ नहीं समझ पाएगा। रमा देवी ने सुबह उठते ही फिर एक ताना दिया, बहू, जब हमारी जैसी औरतें सालों से यह परंपरा निभा रही हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? सिया ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, मैंने कोशिश की, बस कल सिर दर्द के कारण। रमा देवी ने बीच में ही बात काट दी। किसी भी घर की बहू को सिर दर्द या कमजोरी का बहाना नहीं बनाना चाहिए। तुम हमारी बहू हो, बेटी नहीं। यह सुनते ही सिया का दिल छलनी हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि रमा देवी कभी उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। शादी के 8 महीने बीत चुके थे। सिया अब धीरे धीरे एक मशीन की तरह हो गई थी। हर सुबह उठती, रमा देवी के बताए हुए काम करती, हर ताने को चुपचाप सहन करती और रात को अकेले में आंसू बहाती। एक दिन सुबह सिया ने सोचा कि शायद वह सासू माँ के दिल को जीत सके। उसने रमा देवी की पसंद की मिठाई बनाई और उन्हें परोसते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपकी पसंद की बेसन की बर्फी बनाई है, देखिए कैसे बनी है। रमा देवी ने बिना देखे कहा, अरे बहू, तुमसे बनेगी क्या? हमारे हाथों जैसी मिठाई तुमसे कहाँ बनेगी? सिया के हाथ से थाली गिरते गिरते बची। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश तो की है माँ जी। रमा देवी ने हल्के तंज के साथ कहा, कोशिश से क्या होता है बहू, बहुएं तो सेवा से पहचानी जाती है, ना कि खाने बनाने से। सिया के अंदर कुछ टूटने लगा। उसे अब समझ आ गया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, सासू माँ का दिल नहीं जीत सकती। रवि जब घर लौटा तो सिया ने धीरे से कहा, रवि, मैं सच कहूँ तो अब मैं थकने लगी हूँ। माँ जी मुझसे कभी खुश नहीं होती। रवि ने हंसकर कहा, अरे सिया, माँ बस थोड़ी सख्त है, उनकी आदतें हैं, तुम ज्यादा मत सोचो। सिया के अंदर कुछ और टूट गया। उसने महसूस किया कि रवि कभी उसकी पीड़ा को समझ ही नहीं सकता। गांव में एक औरत के घर संतानोत्सव था। रमा देवी और सिया दोनों को बुलाया गया। वहां औरतों के बीच बैठकर रमा देवी ने तंज भरे लहजे में कहा, हमारी बहू अब तक हमारे रिवाजों में ढली नहीं है, अभी सीख रही है। सिया के दिल पर यह बात हथौड़े की तरह लगी।
उसने हल्के स्वर में कहा, माँ जी, मैंने तो हर कोशिश की है। रमा देवी ने फिर तंज मारा, कोशिश से कुछ नहीं होता। बहू तो वो होती है जो बिना कहे सब समझ जाए। यह सुनते ही सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि यह घर उसे कभी अपना नहीं पाएगा। दिन ब दिन रमा देवी के ताने और कटाक्ष और भी तीखे होते जा रहे थे। सिया अब पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। वह न हंसती न ज्यादा बोलती, बस अपने हिस्से के काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती। एक दिन रमा देवी ने बिना किसी कारण के कहा, बहू, तुमने मेरे बेटे को पूरी तरह बदल दिया है। अब वह मुझसे कम और तुमसे ज्यादा बातें करता है। यह तुम्हारी चालाकी है। सिया के लिए यह सुनना असहनीय था। उसने हल्के स्वर में कहा, माँ जी, मैं तो बस चुप, मैं सब समझती हूँ। तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर लिया है। यही करती है आजकल की बहुएं। यह सुनते ही सिया के अंदर दबी हुई पीड़ा अब गुस्से में बदलने लगी। सिया ने पहली बार रवि से तेज आवाज में कहा, रवि, क्या तुम नहीं देखते कि माँ मुझसे कितना गलत व्यवहार करती है? रवि हक्का बक्का रह गया। सिया, तुम माँ के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? सिया के अंदर वर्षों का गुबार फूट पड़ा। मैं ऐसे नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ। वह मुझे एक इंसान की तरह नहीं, बस एक बहू के रूप में देखती है। मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। रवि ने फिर वही साधारण जवाब दिया। सिया, माँ की आदत ही ऐसी है, तुम सहन करो। अब सिया के अंदर एक बगावत जन्म लेने लगी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह खुद को कुचलने नहीं देंगी। सुबह के समय जब रमा देवी ने फिर से ताना मारा, बहू, यह घर हमारी परंपराओं से चलता है, तुम्हारे नए विचारों से नहीं। सिया ने पहली बार शांत लेकिन मजबूत स्वर में कहा, और यह घर मेरी इज्जत से भी चलता है माँ जी। मैं आपकी बहू हूँ, आपकी गुलाम नहीं। रमा देवी स्तब्ध रह गई। यह पहली बार था जब सिया ने उन्हें पलटकर जवाब दिया था। सुबह का समय था। सिया हमेशा की तरह उठी और रसोई में काम करने लगी, लेकिन आज उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। सासू माँ का हर ताना, हर कटाक्ष, हर उपेक्षा उसके अंदर एक सुलगती हुई आग बन गई थी। रमा देवी आंगन में बैठी थी। उन्होंने सिया को देखकर कहा, बहू, चाय ठीक से बनाना सीखो, तुम्हारी चाय में कभी स्वाद नहीं आता। सिया ने अब तक सब कुछ सहन किया था, लेकिन आज नहीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, माँ जी, जब तक आपकी नजरों में मैं बहू ही रहूंगी, मेरी चाय में स्वाद कहाँ से आएगा? रमा देवी चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? सिया ने सीधे आंखों में देखते हुए कहा, मतलब यह है कि मैं इंसान हूं माँ जी। हर दिन आपकी बातें सुन सुनकर मेरा आत्मसम्मान कुचल चुका है। अब और नहीं। यह पहली बार था जब सिया ने खुलकर विरोध किया था। रमा देवी गुस्से से लाल हो गई। बहू होकर जबान चला रही हो? सिया ने दृढ़ता से कहा, बहू हूं लेकिन गुलाम नहीं। मैं हर संभव कोशिश करती रही कि आप मुझे अपनाएं, लेकिन आपने मुझे कभी बेटी की तरह नहीं देखा। बस अब बहुत हो गया। जब रवि घर लौटा तो रमा देवी ने गुस्से में कहा, देखो तुम्हारी बीवी की हिम्मत, आज मुझसे ऊंची आवाज में बात की इसने। रवि ने सिया को घूरते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया सिया? सिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, क्योंकि अब मेरा आत्मसम्मान दांव पर था। मैंने हमेशा माँ जी को खुश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी स्वीकार ही नहीं किया। अब मैं खुद को और नहीं कुचल सकती। रवि असमंजस में था। उसने कहा, तुम्हें माँ की इज्जत करनी चाहिए। सिया ने दृढ़ता से कहा, इज्जत तब होती है जब दोनों तरफ से हो। मैं उनकी बहू हूँ, पर पहले मैं एक इंसान भी हूँ। अगली सुबह जब सिया उठी तो उसके मन में अब कोई डर या संकोच नहीं था। उसने ठान लिया था कि अब वह अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगी। जब वह रसोई में काम करने लगी, तभी रमा देवी आई और तंज कसते हुए बोली, अभी तक नाश्ता नहीं बना? बहुएं तो भोर में उठकर घर संभालती हैं, लेकिन तुम्हें आराम की आदत है। आज सिया ने पलट कर कहा, माँ जी, मैं बहू हूँ, इंसान भी हूँ, मैं आपकी गुलाम नहीं। रमा देवी का चेहरा
तमतमा गया। क्या कहा तुमने? सिया ने पूरी दृढ़ता से कहा। मैंने कहा कि अब मैं खुद का सम्मान करना सीख रही हूँ। मैं आपकी हर बात मानती रही, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ताने और तिरस्कार मिला। अब मैं और नहीं सहूंगी। रमा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। इस घर की बहू होकर मुझसे ऐसे बात कर रही हो? सिया ने सीधे आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, क्योंकि अब मैं अपनी इज्जत को कुचलने नहीं दूंगी। मैं आपसे हमेशा प्यार और सम्मान की उम्मीद करती रही, लेकिन आपने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। अब बस बहुत हो गया। जब रवि घर आया तो रमा देवी ने जोर से कहा, देखो अपनी बीवी की हिम्मत। आज मुझसे पलटकर बोल रही है। यह सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। रवि ने नाराजगी से सिया को देखा। तुमने माँ से ऐसे कैसे बात की? सिया का गला भर आया, लेकिन उसने दृढ़ता नहीं छोड़ी। रवि, मैंने अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना सीख लिया है। मैं कोई गलत बात नहीं सुनूंगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मेरी भी एक पहचान है। रवि गुस्से से बोला, तुम मेरी माँ के खिलाफ जा रही हो। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हारी माँ के खिलाफ नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो रही हूँ। मैंने इस घर में हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ताने मिले। अब मैं खुद को और नहीं कुचलने दूंगी। अगले दिन घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। रमा देवी ने खाना बनाने से मना कर दिया और कहा, जब यह बहू इतनी तेज हो गई है तो अब इसे ही सब करना चाहिए। सिया ने बिना घबराए खाना बनाया और सबको परोसा, लेकिन जब रमा देवी ने खाने को हाथ नहीं लगाया तो सिया ने सख्त लहजे में कहा, माँ जी, यह खाना मैंने सम्मान के साथ बनाया है। अगर आपको मेरा सम्मान नहीं चाहिए तो मत खाइए। घर में सन्नाटा छा गया। यह पहली बार था जब सिया ने खुलकर अपनी बात रखी थी। घर का माहौल अब पूरी तरह जहरीला हो चुका था। रमा देवी अब खुलकर सिया को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हर दिन कोई ना कोई ताना, कोई ना कोई कटाक्ष। लेकिन अब फर्क यह था कि सिया चुप नहीं रहती थी। वह हर बार अपनी इज्जत के लिए खड़ी होती। एक दिन दोपहर में जब सिया ने खाने की थाली रमा देवी के सामने रखी तो उन्होंने हाथ झटकते हुए कहा, मैं इस औरत के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। जबान बहुत चलने लगी है इसकी। सिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर मेरी इज्जत से ज्यादा आपके लिए मेरी चुप्पी जरूरी है तो शायद यह घर मेरे लिए नहीं है। यह सुनते ही रमा देवी चौंक गई। क्या मतलब? सिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब यह कि मैं अब अपनी इज्जत के लिए खड़ी हूँ। अगर इस घर में मेरे आत्मसम्मान की कोई जगह नहीं है तो शायद मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। रवि जब घर लौटा तो रमा देवी ने शिकायत भरे स्वर में कहा, देखो अपनी बीवी को, अब यह घर छोड़ने की धमकी दे रही है। रवि चौंका। क्या? सिया ने गहरी लेकिन शांत आवाज में कहा, रवि, मैं यहाँ आपकी पत्नी बनकर आई थी, गुलाम नहीं। मैंने हर कोशिश की कि माँ जी मुझे अपनाए, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ नीचा दिखाने का काम किया, अब और नहीं। रवि गुस्से से बोला, सिया, तुम पागल हो गई हो? माँ तो बस। सिया ने बीच में ही काटते हुए कहा, माँ मुझे बहू मानती है, इंसान नहीं। और मैं अब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो शायद हमें इस रिश्ते पर फिर से सोचने की जरूरत है। अगले दिन सुबह होते ही सिया ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। रमा देवी के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। उन्हें लगा कि उन्होंने आखिरकार सिया को हरा दिया। लेकिन जब सिया जाने लगी तो उसने पलटकर कहा, माँ जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहू भी इंसान होती है और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। रवि हड़बड़ाकर बोला, सिया, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? सिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं तुम्हें नहीं, इस मानसिक प्रताड़ना को छोड़ रही हूँ। जब तुम्हें मेरी इज्जत का एहसास होगा तब शायद मैं लौट कर आऊंगी। और सिया दरवाजे से बाहर निकल गई। रमा देवी अवाक खड़ी रही। रवि स्तब्ध था और इस घर में पहली बार बहू ने अपने आत्मसम्मान के लिए विद्रोह किया था।
सिया उस दिन घर छोड़कर चली गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में एक अटूट संकल्प था। अब वह अपनी इज्जत के लिए जिएगी, बिना किसी के तानों और अपमान के। वह अपने मायके आई। माँ पापा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा तेरा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है, तूने सही किया। कुछ दिनों बाद सिया ने अपनी पुरानी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को खड़ा करना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करने लगी ताकि वह अपनी खुद की पहचान बना सके। उधर ससुराल में रमा देवी को लग रहा था कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि घर में अब सब कुछ अधूरा है। रवि हर दिन उदास रहता, घर सुना सुना लगता। एक दिन रमा देवी ने रवि से कहा, तू जा अपनी बीवी को मना ला, हम उससे माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन उसे कह दे कि वह घर लौट आए। रवि ने निराश होकर कहा, माँ आपने उसे कभी अपनाया ही नहीं और अब वह लौटकर नहीं आएगी। उसने खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया है। रमा देवी चुप हो गई। कहीं ना कहीं उनके दिल में एक टीस उठी। क्या सच में उन्होंने बहू के साथ अन्याय किया? सिया अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी। उसने एक बड़ी कंपनी में जॉब पा ली थी। हर दिन वह खुद पर गर्व महसूस करती। एक दिन उसके दरवाजे पर रवि खड़ा था। सिया, रवि की आवाज कांप रही थी। सिया ने ठंडी नजरों से देखा। क्या बात है? रवि ने टूटे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। माँ ने भी अब मान लिया है कि उन्होंने तुमसे गलत किया। सिया के दिल में हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। रवि, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगी जब तुम्हारी माँ मुझे बहू नहीं इंसान समझेगी, जब मैं अपनी इज्जत के साथ उस घर में वापस जा सकूंगी। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ अब सब बदल जाएगा। अगले दिन सिया जब ससुराल लौटी तो रमा देवी ने सिर झुकाकर कहा, बहू माफ करना, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाई। तुझे बेटी मानना तो दूर, इंसान भी नहीं समझा। अब मैं समझ गई हूँ कि बहू का मतलब गुलामी नहीं होता। सिया की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर रमा देवी के पैर छुए और कहा, माँ जी, मैं भी सिर्फ आपकी बेटी बनना चाहती थी, बस इज्जत और अपनापन चाहती थी। उस दिन घर में पहली बार एक बहू नहीं, एक बेटी ने कदम रखा। सिया के घर लौटने के बाद सास बहू के बीच का रिश्ता बिल्कुल बदल चुका था। अब रमा देवी हर बात पर ताना मारने के बजाय सिया के काम में हाथ बटाने लगी। सुबह जब सिया उठकर रसोई में गई तो रमा देवी पहले से वहां खड़ी थी। बहू, आज मैंने सोचा कि मैं तेरे साथ नाश्ता बनाऊं। आखिर अब तो मेरी बेटी जैसी है। सिया की आंखें नम हो गई। यह वही सास थी जिन्होंने कभी उसे अपनी बहू मानना तो दूर, इंसान भी नहीं समझा था, और आज वह खुद नाश्ता बनाने के लिए खड़ी थी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अब आप मुझे बहू मत कहिए, मैं आपकी बेटी हूँ। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदलने लगा। रमा देवी ने अब ताने मारना बंद कर दिया था। वह खुद सिया की तारीफ करती, उसके साथ बैठकर बातें करती और यहाँ तक कि उसकी पसंद नापसंद के बारे में भी पूछती। रवि भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव अचानक कैसे आ गया। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, आपने सिया को कब से इतनी इज्जत देना शुरू कर दिया? रमा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब वह चली गई थी तब एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया। बहू भी इंसान होती है बेटे, और इज्जत हर इंसान का हक है। रवि की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि उसकी माँ सच में बदल रही है। धीरे धीरे यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई कि रमा देवी, जो कभी अपनी बहू पर हुक्म चलाती थी, अब उसे बेटी की तरह मानती है। गांव की औरतें आकर पूछती, भाभी, आपने बहू से ऐसे बर्ताव कैसे बदल लिया? रमा देवी गर्व से कहती, जब मेरी बहू ने अपनी इज्जत के लिए लड़ना सीखा तब मैंने समझा कि बहू कोई गुलाम नहीं होती। मैंने उसे बेटी माना और बदले में मुझे सच्चा सुख मिला। धीरे धीरे गांव की औरतें भी अपनी बहुओं के प्रति नजरिया बदलने लगी। कुछ ही महीनों बाद सिया ने अपनी नौकरी के साथ साथ घर को भी संभालना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ बहू नहीं थी, वह एक आत्मसम्मान से भरी महिला थी जिसने पूरे समाज को सिखाया
कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। एक दिन सिया ने रवि से कहा, रवि, अगर मैं उस दिन अपनी इज्जत के लिए खड़ी नहीं होती तो शायद आज मैं भी तानों के बीच दबी होती। रवि ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और अगर तुमने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद मेरी माँ कभी नहीं बदलती। तुमने इस घर को सच में एक नया जीवन दिया है। कुछ महीनों बाद गांव में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ। गांव की सभी महिलाएं आईं और रमा देवी के पास जाकर कहा, भाभी, आपकी बहू सच में बहुत भाग्यशाली है। आपने उसे बेटी बना लिया। रमा देवी गर्व से बोली, नहीं बहन, भाग्यशाली मैं हूँ जिसे इतनी सशक्त और समझदार बहू मिली। उस दिन सिया के चेहरे पर संतोष और गर्व का मिश्रण था। उसने साबित कर दिया था कि जब एक बहू अपनी इज्जत के लिए खड़ी होती है तो न केवल उसका जीवन बदलता है बल्कि पूरे परिवार और समाज की सोच भी बदल सकती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बहू भी एक इंसान होती है, उसका आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है और जब एक महिला अपनी इज्जत के लिए खड़ी होती है तो वह न केवल अपना जीवन बदलती है बल्कि पूरे समाज की सोच पर गहरा प्रभाव डालती है। इज्जत से बढ़कर कोई परंपरा नहीं। बहू भी बेटी है और हर बेटी को इज्जत मिलनी चाहिए। अब वह घर पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ कभी बहू के लिए ताने और अपमान भरे शब्द थे, वहाँ अब प्यार, सम्मान और अपनापन था। रमा देवी, जिन्होंने कभी सिया को बहू के रूप में अपनी ताकत के नीचे दबाना चाहा था, अब खुद उसे बेटी मानकर गर्व महसूस करती थी। सिया ने साबित कर दिया था कि जब एक महिला अपनी इज्जत के लिए खड़ी होती है तो उसके कदमों से न केवल उसका जीवन बदलता है बल्कि पूरे परिवार और समाज में बदलाव आता है। उसने अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष किया, सहन किया और अंततः जीत हासिल की। रवि और सिया का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अब वह सिर्फ पति पत्नी नहीं थे बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी और दोस्त बन चुके थे। रवि ने समझ लिया था कि पत्नी का सम्मान करना ही असल प्यार और रिश्ते की बुनियाद है। एक दिन रमा देवी ने सिया के पास आकर कहा, बहू, नहीं मेरी बेटी, तुझसे एक सीख मिली है कि औरत का आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। अगर मैं पहले यह समझ पाती तो तुझे कभी ताने नहीं देती। सिया ने स्नेहपूर्वक रमा देवी के हाथ थामे और कहा, माँ जी, अगर मैं उस दिन अपनी इज्जत के लिए खड़ी नहीं होती तो शायद हम कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मैं खुश हूँ कि आज मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। गांव में अब एक नई लहर चल पड़ी थी। जहाँ पहले सास बहू का रिश्ता तानों और हुक्म से भरा होता था, वही अब सिया और रमा देवी की कहानी ने पूरे गांव की सोच बदल दी थी। महिलाएं अपनी बहुओं को बेटी समझने लगी और बहुएं भी अब अपनी इज्जत के लिए खड़ी होने का साहस जुटाने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि इज्जत से बड़ी कोई परंपरा नहीं होती। बहू हो या बेटी, हर औरत को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। जब एक बहू अपनी इज्जत के लिए खड़ी होती है तो वह न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का नजरिया बदल देती है। सिया ने सिर्फ अपना आत्मसम्मान नहीं बचाया बल्कि अपनी लड़ाई से यह सिद्ध किया है कि इज्जत कोई एहसान नहीं, हर औरत का हक है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।